सबसे पहले हमें टॉपिक का नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है बेसिकली हम पढ़ रहे क्या हैं, हमें क्या पढ़ना है और ये किसके बारे में है, ठीक है? सबसे पहले हम टॉपिक का नाम देखेंगे मैकेनिज़्म्स ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हमें सबको पता है कि साँस लेना, ठीक है? और मैकेनिज़्म का मतलब है अमल, साँस लेने का अमल। ब्रीथिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है? वो कैसे है हम आगे देखेंगे। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये क्या है? ये मूवमेंट है एयर की इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये एक हवा का चलना, हवा की मूवमेंट है कहाँ पे? लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर, ठीक है? सबसे पहले हम लंग्स के अंदर हवा को लेके जाते हैं, उसके बाद हम लंग्स से हवा को बाहर निकालते हैं। ये एक मैकेनिकल जो है वो प्रोसेस होता है। ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है? ना ही ये इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें एक मैकेनिज़्म की थ्रू हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। And contraction of the lungs is accomplished by the diaphragm and by the intercostal muscle। क्या कह रही है? जो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन है या कंट्रैक्शन है लंग्स की, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, या तो डायफ्राम पे डिपेंड करेगी या तो इंटरकोस्टल मसल पे डिपेंड करेगी। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेज। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग के दो फेज हैं, जैसे कि इंस्पायरेशन, जिसे हम इनहेलेशन का नाम भी लेते हैं, और दूसरा है एक्सपायरेशन, जिसे हम सबसे पहले हम लोग इनहेलेशन का देखेंगे, यानी कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। फर्स्ट, the muscles in diaphragm contract, they push the diaphragm downward। सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, जो मसल्स हैं हमारे पास डायफ्राम में वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये पुल करेंगे डायफ्राम को डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ। हमें पता है हमारे ये होते हैं लंग्स, लंग्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास है क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया बाइफरकेट होता है लंग्स के अंदर ही। उसके बाद लंग्स के नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम, ठीक है? डायाफ्राम इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ है, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं कि जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और डायाफ्राम क्या हो जाता है, नीचे की तरफ ऐसे। वैसे डायाफ्राम की जो रियल शेप है वो हमारे पास है इस तरह, ये डोम शेप होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि जब इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाता है। डाउनवर्ड ऐसे डाउनवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इनहेलेशन के केस में ये डाउनवर्ड होता है और ये स्ट्रेट होता है, ये इसकी रियल स्टेट है। और फिर जब हम इंस्पायर करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, डायाफ्राम ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायाफ्राम जो होता है डोम शेप होता है और बिल्कुल स्ट्रेट शेप यानी कि फ्लैट हो जाता है, ठीक है? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मसल इज फ्लैटन। जैसे हम लोग इसमें देखें, मैंने डायग्राम बनाई हुई है। डायाफ्राम जो है अपना रियल इस तरह की शेप में था, रिलैक्स था जब हम इनहेलेशन करेंगे तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बिकम फ्लैटनेट, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये इनहेलेशन के केस में होगा। और एक्सहेलेशन के केस में क्या होगा, डायाफ्राम जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, यानी कि अपना दोबारा डोम शेप में चला जाता है, अपवर्ड की तरह। पहले डाउनवर्ड हो गया था, फ्लैट हो गया था, ये दोबारा अपवर्ड चला जाता है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। ये डोम शेप है, ठीक है? ये एक्सहेलेशन के केस में होता है, ठीक है? अब ये थोड़ा सा मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग के बारे में ये बताया हुआ है कि ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, सारी बात है हमारे कंट्रोल में ये नहीं है, ठीक है? ये अमल हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री किसे कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। और ये हमारे ब्रेन्स की कौन सी जगह से कंट्रोल होता है, मेडोला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स से, ठीक है? मेडोला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, ठीक है? ये दो जगह से ये हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेन के एरिया हैं, ठीक है? आगे आप जाके इनको स्टडी करोगे तो ये इन जगह से हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन का प्रोसेस कंट्रोल होता है। हम लोग दोबारा अपने इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन का प्रोसेस हम लोग देख रहे थे कि कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, मसल जो होता है डायफ्राम में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और दिस पुल द डायफ्राम डाउनवर्ड। जब मसल्स डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो फिर क्या करेंगे, डायफ्राम को डाउनवर्ड पुल कर देंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा वो। The muscles between ribs contract, this pull the ribs towards and upward and outwards। अब क्या कह रहे हैं, जो हमें पता है कि हमारी लंग्स के ऊपर रिब्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरह, ठीक है? ये हमारी रिब्स इस तरह प्रेजेंट होती हैं लंग्स के ऊपर, लंग्स को बिल्कुल रिब्स ने कवर किया हुआ होता है। और इन रिब्स के अंदर हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या मैंने बोला कि हमारे लंग्स को रिब्स ने कवर किया हुआ है, ठीक है? ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू में पसलियाँ, ठीक है? वो पसलियाँ किसको कवर कर रही होती हैं, हमारे लंग्स को, यानी कि हमारे फेफड़ों को कवर कर रही होती हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रही होती हैं। और उनमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन मसल्स का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। वो इंटरकोस्टल मसल्स का बता रहे हैं कि जो मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दिस पुल द रिब अपवर्ड एंड आउटवर्ड। क्या होगा,
तो सबसे पहले इन्हें बताया कि जो हमारे पास इन्हेलेशन का प्रोसेस है उसमें सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमारे जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट है, कुछ इस लोकेशन में प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। मसल हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट है डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम कुछ ऐसे होता है डोम शेप, ये देखें बिल्कुल ऐसे पोजीशन में होता है, डोम शेप होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, हवा अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा डायाफ्राम इस शेप में था वो बिल्कुल फ्लैट, यानी कि बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ऐसी शेप में हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी रिब्स हैं, ये देखें बेसिकली हमारे यहाँ पे लंग्स दोनों साइड पे इस तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लंग्स हमारे दोनों साइड पे प्रेजेंट है, बिल्कुल मेरे हाथों की तरफ देखें तो उनके ऊपर क्या रिब्स हैं हमारी, क्या प्रेजेंट होती हैं, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। उनके ऊपर हमें रिब्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें उर्दू में हम लोग कहते हैं पसलियाँ, ठीक है। आप वो रिब्स बिल्कुल कवर कर रही हैं ऐसे लंग्स को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन का काम करती है हमारे लंग्स के लिए, उनको कवर कर रही है। तो ये क्या होगी, इन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनका नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इनहेलेशन के प्रोसेस में डायफ्राम कॉन्टैक्ट हुआ था, उसके मसल कॉन्टैक्ट हुए थे, इसी तरह हमारे पास रिब्स में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरकोस्टल मसल, वो भी कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है। और जब कॉन्टैक्ट होंगे तो क्या होगा, रिब्स के मसल कॉन्टैक्ट हुए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी रिब्स पता है कौन सी पोजीशन में है, हमारी रिब्स ऑब्लिक पोजीशन में है, बिल्कुल ऐसे। तो ये देखें मेरे डायग्राम की तरफ मत जाना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो ये जो हमारी रिब्स होती हैं, ये हमारी, ये देखें ये बैक साइड की तरफ से हमारी रिब्स आ रही हैं, ठीक है, ये सारी रिब्स आ रही हैं। हमें पता है कि हमारी कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। 12 इस साइड होती हैं, 12 इस साइड होती हैं। तो ये रिब्स बैक साइड से आके इस तरह आर्टिकुलेट करिए, तो देखा है आपने बैक साइड पे अपवर्ड है, बिल्कुल ऐसे ऐसे रिब नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रिब नहीं आ रही, ऐसे रिब नहीं आ रही, बिल्कुल सीधी ऐसे, ये हमारे पास ओब्लिक आ रही है ऐसे, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है इसे ओब्लिक पोजीशन कहते हैं, ये जो बिल्कुल सीधी होती है इसे स्ट्रेट कहते हैं। तो ये हमारे पास इस पोजीशन में है, नॉट स्ट्रेट पोजीशन। तो जब हम लोग इंटरकोस्टल मसल कॉन्टैक्ट होंगे तो क्या होगा, ये जो रिब्स होंगी ना हमारे पास, ये इसको उठाएं, मतलब ऊपर की तरफ, जो बैक साइड वाली रिब्स होंगी ना उन पोजीशन पे लेके जाएंगी, यानी कि ये रिब्स ऊपर की तरफ आएंगी, इस तरह ऊपर की तरफ आएंगी और बाहर की तरफ। मैं आप लोगों को तो क्या होगा कि जो हमारी रिब्स, मैंने आप लोग को बताया कि हमारी ओब्लिक पोजीशन में है, वो मैंने बिल्कुल दिखा दिया आप लोगों को। तो क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्टैक्ट होंगे हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ओके, जो कि हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। अब क्या होगा जब हम लोग इंस्पायर करेंगे, ठीक है, मेरे साथ इंस्पायर करके देखें, इंस्पायर किया तो क्या हुआ, हमारी रिब्स ऊपर की तरफ आई, अपवर्ड आई, ठीक है, उसके बाद आउटवर्ड भी गई अंदर, क्योंकि हमारा एयर से आ रहा है, हमारे लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे लंग्स खुल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी रिब्स अपवर्ड आएंगी और आउटवर्ड। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, द लंग्स एक्सपेंड व्हेन द वॉल्यूम्स इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीज इन द लंग्स। क्या होगा, मैंने पहले बता दिया, लंग्स हम इंस्पायर करेंगे, जब बता हवा अंदर जाएंगे तो हमारे लंग्स फिल होंगे, एक्सपेंड होंगे, ठीक है। और जब व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम किसे कहते हैं, जो हमारे पास अंदर स्पेस होगी, वो जो वॉल्यूम उसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सारी बात है, उसके अंदर क्या जा रही है, एयर जा रही है, तो वो एक्सपेंड होते जाएंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लंग वॉल्यूम इंक्रीज, ये एरो शो कर रहे हैं कि लंग्स इस पोजीशन में थे, वो थोड़े एक्सपेंड होंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, एरो यानी कि आउटवर्ड आते जाएंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और हमारे पास जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा लंग्स में। इसका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, ये क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये है कि जो हमारे पास जैसे कि जो ट्यूबवेल है, ठीक है, यानी कि हम देख लें जो हमारे पास पाइप्स होते हैं, इतने पाइप्स, अब उनसे जो पानी आ रहा है, ठीक है, वो कितनी स्पीड में आता है, उसकी प्रेशर कितना तेज़ है, हम कहते हैं इसका प्रेशर बहुत तेज़ है, ठीक है, प्रेशर तो पता है हमें, यानी कि स्पीड ऑफ जो वाटर निकल रही है उनकी स्पीड कितनी है, तो इसका प्रेशर बहुत तेज़ है। तो अब वो इतना सा पाइप है जिसके अंदर से पानी आ रहा है, अब उसका एरिया बहुत कम है, इतनी सी स्पेस है ना, उसके अंदर से तेज़ी से पानी आता है, ठीक है। अगर हम उस पाइप को इतना कर दें, बड़ा वाला पाइप उसकी जगह लगा दें, तो क्या आएगा, अब ज़्यादा सारा पानी तो आएगा,
ठीक है। लेकिन वो क्या आएगा, स्लो प्रेशर से आएगा, उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसकी स्पेस यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। पहले वॉल्यूम इतना सा था, ठीक है, इतना सा वॉल्यूम, इसमें कम वॉल्यूम था, तो कम वॉल्यूम की वजह से प्रेशर इंक्रीज था, तेजी से पानी निकलता था। लेकिन जब हमने बड़ा पाइप लगा दिया, जो हमारे पास बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसमें से अगर पानी जाएगा तो उतना ही, मतलब बहुत ज़्यादा पानी जाएगा। लेकिन क्या है, क्योंकि वॉल्यूम की इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर कम होगा। वही सिस्टम हमारे लंग्स का होता है। जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, हवा अंदर लेके जाते हैं, जब वो एक्सपेंड हो जाएगा, पहले अपनी कम पोजीशन में था ना, एक्सपेंड का मतलब क्या था, खुला हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है। ऐसी पोजीशन में थे और वो एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंड होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जैसे ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसकी वजह से उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, एयर मूव्स इनटू द लंग फ्रॉम द नोज या माउथ। हवा जो है वो हमारी लंग्स में जाएगी हमारे नोज या माउथ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एक्सेलेशन का प्रोसेस आता है, एक्सेल करना, ठीक है। हम लोग जब हवा को बाहर निकालते हैं उसको एक्सेलेशन कहते हैं, या हम उसको एक्सपायरेशन, दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। फर्स्ट स्टेप, द डायफ्राम मसल रिलैक्स। डायफ्राम क्या था, कॉन्टैक्ट था, स्ट्रेट हो गया था, डायफ्राम अपनी शेप में आ जाएगा, डोम शेप का है, वो रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद दिस अलाउ द डायफ्राम टू बिकम नॉर्मल डोम शेप, डायफ्राम नॉर्मल और डोम शेप में दोबारा चला गया है। द मसल बिटवीन द रिब्स रिलैक्स, जो हमारे पास रिब्स के बीच में मसल थे जिनका नाम था इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या होंगे, वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। दिस अलाउ द रिब टू मूव डाउनवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास जब रिब्स जो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अपवर्ड गई थी वो डाउनवर्ड हो जाएंगी, और जो आउटवर्ड थी वो, मतलब अपवर्ड और आउटवर्ड गई थी वो डाउनवर्ड और इनवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद द लेंग्स आर कंप्रेस्ड, लेंग्स कंप्रेस्ड हो जाएंगे, पहले एक्सपेंड हो गए थे, अब कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस क्या करना, कम करना किसी चीज़ को, यानी ये एक्सपेंशन, ये जो मैं कर रही हूँ अपने हाथ से देखें, ये फॉर्म थी, इसकी कंप्रेस फॉर्म थी। हमने पहले लंग्स को एक्सपेंड किया था, इनहेलेशन के केस में एक्सपेंड हुए थे, एक्सहेलेशन की केस में क्या होगा, दोबारा कंप्रेस हो जाएंगे। द लेंग्स आर कंप्रेस्ड व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि हवा बाहर निकल गई है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। द प्रेशर इंक्रीज इन द लंग्स, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो क्या होगा, वो प्रेशर दोबारा से लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो गया है। एरिया के कम होने से प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। एरिया के कम होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास कम हो गया क्योंकि हवा बाहर निकल गई है, एक्सपेंड जो हुए हुए थे ज़्यादा एरिया बन गया था, तो वो जब कंप्रेस होंगे एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एयर इज फोर्स आउट फ्रॉम द लंग्स टू द सराउंडिंग एयर, हवा हम लोग क्या करेंगे, लंग्स से बाहर निकालेंगे सराउंडिंग एयर में। ये देख सकते हैं कि ये दोबारा से लंग्स अपनी उसी पोजीशन में आ गया, डायफ्राम जो था अपने डोम शेप दोबारा उसी पोजीशन में आ गया। तो ये था बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑफ रिस्पायरेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर दोबारा रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। अगर इसमें भी समझ नहीं आई, अगर कोई भी मसला है देन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करने के बाद भी आप लोगों को एक दो क्लासेस जो है वो फ्री मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आएगा जिसका नाम था मैकेनिज्म्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आल्सो डू सपोर्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।